वेलकम बैक। इन द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें जेनेटिक्स की मोस्ट बेसिक डिटेल्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम मेंडल एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल करेंगे। हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा, ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल बाय प्रोफेशन एक मैथमेटिशियन थे, मगर उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर अपने वर्क को प्रपोज किया। इसके लिए इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया था। सो लेट अस डिटेल अबाउट मेंडल एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमने पहले ही पढ़ा, ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। 1822 से 1884 तक का इनका टाइम पीरियड, लाइफ पीरियड रहा है। इन्होंने गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है, इस पर 6 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सेटाइवम पर काम किया था। जेनेटिक्स पर अपना वर्क इन्होंने 6 सालों तक गार्डन पी प्लांट पे किया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 6 सालों का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है और लगातार इन्होंने इसी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो बेशक इनके रिजल्ट्स काफी सक्सेसफुल ही थे। हालांकि मेंडल के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो जेनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना आप ऐसा कह सकते हो कि जेनेटिक्स कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इन्हें इसीलिए बोलते हैं कि इन्होंने ही बेसिकली जेनेटिक्स को स्टार्ट किया, जेनेटिक्स की सबसे बेसिक डिटेल्स समझाई। फिर भी इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला था, इनके वर्क को पहचान नहीं मिली थी। उस समय मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला जाता था। फिर इनकी डेथ के 16 ईयर्स बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट की टीम ने इनके वर्क को रीवेरीफाई किया, फिर से परफॉर्म किया, पूरे एक्सपेरिमेंट्स दोबारा रिपीट किए। और उन 3 साइंटिस्ट की टीम में जो 3 साइंटिस्ट थे वो थे ह्यूगो डी व्राइस, शेरमार्क एंड कॉरेंस। अब इन तीनों ने 1900 में इनके वर्क को, मेंडल के वर्क को दोबारा रीवेरीफाई करके प्रूव किया दैट ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनके सारे वर्क, इनकी पूरी डेटा एनालिसिस सब कुछ बिल्कुल सही थी। सो लेट अस आल्सो डिटेल कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला था और फिर बाद में उनका वर्क सक्सेसफुल क्यों हुआ। सो लेट अस राइट कि मेंडल का जो वर्क था, ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका जो वर्क था, जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वर्क माने इनका जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके वो एक्सपेरिमेंट्स, इनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला? दिस वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो अपन लोग लिख देते हैं कि इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बल्कि इनका वर्क रिकॉग्नाइज हुआ, ये यहां पर लिख देते हैं बॉक्स में कि इनका वर्क रिकॉग्नाइज हुआ था इनके डेथ के 16 सालों बाद। सो लेट अस राइट दैट इन 1900 आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ, मेंडल के डेथ के 16 सालों बाद, सो आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ, इनके डेथ के 16 सालों बाद 1900 3 साइंटिस्ट की टीम ने इनके वर्क को रीवेरीफाई किया। सो लेट अस राइट दैट हिज वर्क वाज रीवेरीफाइड। इनके वर्क को रीवेरीफाई किया, और जब इनके वर्क को रीवेरीफाई किया तो जो 3 साइंटिस्ट की टीम थी वो थी ह्यूगो डी व्राइस, शेरमार्क एंड कॉरेंस। शेरमार्क में टी साइलेंट है, तो इन 3 साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर के ह्यूगो डी व्राइस, शेरमार्क एंड कॉरेंस, इन्होंने 1900 में मेंडल के वर्क को रीवेरीफाई किया। तो इनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। तो नहीं रिकॉग्नाइज हुआ, उसके रीजंस क्या थे? मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था तो उसके रीजंस क्या थे? पहला, मेंडल एक मैथमेटिशियन थे बाय प्रोफेशन। एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही वाज अ प्रीस्ट, मतलब वो एक चर्च के प्रीस्ट थे, मगर फिर भी ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो। तो वो एक प्रीस्ट थे और एक मैथमेटिशियन थे। अब हमें पता है दैट जेनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो सारे जो साइंटिस्ट थे, जो जूलॉजिस्ट थे, या जो जितने भी बॉटनिस्ट थे या जो बायोलॉजिस्ट थे, वो लोग मेंडल के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। रीजन, मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन।
एंड ये जो साइंटिस्ट थे ये कहते थे कि अब मैथमेटिशियन हमें बायोलॉजी सिखाएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक तो ये रीजन था। सो लेट अस राइट दैट मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, मेंडल वाज ए मैथमेटिशियन। सो बाय प्रोफेशन ही वाज अ प्रीस्ट एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करें, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये है एक रीजन। एक रीजन और है, मेंडल ने जो भी अपना वर्क जेनेटिक्स के ऊपर पब्लिश किया था वो सिर्फ लोकल जर्नल्स में ही पब्लिश हुआ था, लोकल मैगजीन्स, लोकल जर्नल्स, जिसको सिर्फ कुछ लोकल लोग ही पढ़ सकते थे। उस समय इनके वर्क को नेशनल वेरिफिकेशन या फिर नेशनल पब्लिकेशन इनके वर्क का नहीं हुआ था, सो ही वाज नॉट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इनका वर्क बहुत ही छोटे से स्केल पर ही पब्लिश हो पाया था। सो लेट अस राइट दैट हिज वर्क वाज पब्लिश्ड, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड लोकली। इनका वर्क सिर्फ लोकली ही पब्लिश हुआ था। अगर ये बहुत लार्ज स्केल में इनका वर्क पब्लिश होता, सिर्फ लोकली पब्लिश ना होता, तो हो सकता था कि इनका वर्क इनके वर्क को रिकॉग्निशन मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका वर्क सिर्फ लोकली ही पब्लिश हुआ था। और तीसरा रीजन, इनके वर्क के टाइम पर ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क जैसे डार्विन वगैरह के जो वर्क है वो भी चल रहे थे, तो लोगों का ज्यादा ध्यान डार्विनिज्म, डार्विन के वर्क, उनकी थ्योरीज, उनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर था और मेंडल के ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन और है, वो ये भी है कि मेंडल को एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि वो चीज है क्या जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक इनहेरिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है और कैरेक्टर्स को भी लेकर आ रही है और कैरेक्टर्स को कंट्रोल भी कर रही है। वो चीज उनको नहीं पता थी। उस टाइम में हमें पता है कि जोहानसन ने बाद में जीन नाम का जो वर्ड है, जो टर्म है, वो प्रपोज किया था। उससे पहले जीन जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। रैदर मेंडल जीन को क्या बुलाते थे? फैक्टर। फैक्टर माने उन्होंने बोला दैट देयर इज अ स्पेशल यूनिट, अ डिस्क्रीट यूनिट, जिसकी वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल हो रहे हैं। और यही वो फैक्टर है जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक, यानी पेरेंट से बच्चों तक एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होता है, इनहेरिट होता है। पर एग्जैक्टली वो चीज क्या थी वो समझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला था वो बस एक फैक्टर था। सो लेट अस राइट कि इन्हें जीन के बारे में नॉलेज नहीं थी, रैदर इन्होंने क्या बताया था, देयर इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर था एंड दैट फैक्टर वाज अ स्पेशल यूनिट। इन्होंने कहा दैट फैक्टर इज अ स्पेशल यूनिट, अ डिस्क्रीट यूनिट। तो फैक्टर एक स्पेशल यूनिट है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मेंडल का ये कहना था। पर उन्हें ये नहीं पता था वो चीज है क्या। वो हमें बाद में पता चला कि वो जीन है। सो दिस फैक्टर एग्जैक्टली वाज अ स्पेशल यूनिट अकॉर्डिंग टू मेंडल जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसके बारे में वो बहुत अच्छी नॉलेज नहीं दे पाए थे, क्योंकि इसके बारे में वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं समझा पाए, वो चीज एग्जैक्टली है क्या वो नहीं बता पाए, इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। सो दीज वर द रीजंस। मगर फिर 1900 में मेंडल के डेथ के 16 सालों बाद इन तीन साइंटिस्ट की टीम, ह्यूगो डी व्राइस, शेरमार्क एंड कॉरेंस, ने इनके वर्क को रीवेरीफाई करा। फिर ये प्रूव हो गया 1900 में कि मेंडल वाज एग्जैक्टली राइट, वो बिल्कुल सही थे। और उन्होंने जो भी वर्क जेनेटिक्स के ऊपर प्रपोज किए थे वो सब बिल्कुल सही थे, लेकिन वो रिकॉग्निशन उन्हें अपनी डेथ के 16 सालों बाद मिला था। सो लेट अस डिटेल कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों मिला और मेंडल का वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। अब ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल करेंगे।